हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काउज ऑफ फॉल ऑफ विजयनगरा किंगडम कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करते हैं बहामनी किंगडम। तो बहामनी किंगडम डेक्कन एरिया यानी आज के साउथ इंडिया के पार्ट्स में बना एक बड़ा किंगडम था। ये 1347 सीई में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत से अलग होकर अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया। शुरू में इसका कैपिटल गुलबर्गा था, लेकिन बाद में कैपिटल बीदर शिफ्ट कर दिया गया। बहामनी रूलर्स का विजयनगर एम्पायर के साथ बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता था। दोनों किंगडम खास तौर पर रायचूर डॉब के लिए लड़ते थे, क्योंकि ये एरिया बहुत फर्टाइल था और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी ज़्यादा थी। बहामनी किंगडम में महमूद गवन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, ठीक है। उसने एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने के लिए रिफॉर्म्स किए और बीदर में महमूद गवन मदरसा भी बनवाए। बहामनी किंगडम में आर्ट, आर्किटेक्चर, एजुकेशन और कल्चर भी डेवलप हुए। पर्शियन और इंडियन कल्चर्स के मिक्स से डेक्कन की एक यूनिक कल्चर डेवलप हुई। लेकिन टाइम के साथ किंगडम में नोबल्स के बीच फाइट्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स और वीक रूलर्स की वजह से पावर कम होने लगी। आखिर में बहामनी किंगडम टूट गया और इसके अंदर से 5 इंडिपेंडेंट सल्तनत निकली: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर और बेरर। अब नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द बहामनी किंगडम। बहामनी का ओरिजिन हुआ था 1347 सीई में। उस टाइम दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक का डेक्कन पर कंट्रोल था, लेकिन डेक्कन के लोकल नोबल्स दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं थे। हसन गंगू नाम के एक पावरफुल नोबल ने रिवॉल्ट किया और दिल्ली सल्तनत से डेक्कन को इंडिपेंडेंट कर दिया। 1347 में हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से अपना इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश किया। इसी नए किंगडम को बहामनी किंगडम कहा गया है। शुरू में इसकी कैपिटल गुलबर्गा थी। हसन बहमन शाह के बाद उसके सक्सेसर ने किंगडम को एक्सपैंड किया और डेक्कन में अपनी पावर स्ट्रॉन्ग की। बाद में बीदर को कैपिटल बनाया गया। अब नेक्स्ट है बहामनी डायनेस्टी। तो बहामनी डायनेस्टी की बिगिनिंग वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहामनी डायनेस्टी के फाउंडर थे। उसने 1347 सीई में बहामनी किंगडम इस्टेब्लिश किया। उसने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया और डेक्कन में अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उसके रूल के बाद उनके सक्सेसर ने किंगडम को और एक्सपैंड किया। सेकेंड है मोहम्मद शाह वन। मोहम्मद शाह वन बहमन शाह के बाद रूलर बने। उसके टाइम बहामनी किंगडम की पावर और टेरिटरी को मजबूत किया गया, बढ़ाया गया। उसके विजयनगर एम्पायर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। उसके रीन में किंगडम के मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने पर फोकस किया गया। नेक्स्ट है मुजाहिद एंड दाऊद। मोहम्मद शाह वन के बाद मुजाहिद शाह रूलर बने। उसने विजयनगर के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन किया, लेकिन उसकी रीन ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी। उसके बाद दाऊद शाह रूलर बने, लेकिन उसका रूल भी बहुत शॉर्ट था। इस पीरियड में सक्सेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से किंगडम में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह टू। इसके बाद मोहम्मद शाह टू रूलर बने। उसके रीन कॉम्पैरेटिवली पीसफुल माना जाता है। उसने सिर्फ वॉर्स पर फोकस करने के बजाय एजुकेशन, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इम्पोर्टेंस दी। उसके टाइम बहामनी कोर्ट में स्कॉलर्स और लर्न पीपल को सपोर्ट मिला। नेक्स्ट है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह बहामनी डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट रूलर्स में से एक थे। उसने किंगडम की पावर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की और विजयनगर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में पार्टिसिपेट किया। उसके राज्य में बहामनी किंगडम का पॉलिटिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया। नेक्स्ट है फिरोज शाह। तो वही फिरोज शाह, ठीक है। तो फिरोज शाह के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ताजुद्दीन फिरोज शाह इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है अहमद शाह। अहमद शाह वन वली के टाइम बहामनी किंगडम का कैपिटल गुलबर्गा से बीदर शिफ्ट किया गया। उसने किंगडम को कंसोलिडेट किया और डिफरेंट रीजन्स पर कंट्रोल जमा लिया, ठीक है। अहमद शाह रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करते थे। बीदर उसके टाइम एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर बन गया।
नेक्स्ट सबसेक्वेंट रूलर्स। अहमद शाह के बाद बहमनी थ्रोन पर कई रूलर्स आए, लेकिन ग्रेजुअली सेंटर अथॉरिटी वीक होने लगी। नोबल्स के ग्रुप के बीच रिवॉल्वरी बढ़ने लगी और प्रोविंशियल गवर्नर्स पावरफुल होते गए। इस वजह से किंगडम के डिफरेंट एरियाज पर सेंट्रल रूलर्स का कंट्रोल कम होता गया। इसी पीरियड में फ्यूचर में किंगडम के ब्रेकअप की सिचुएशन क्रिएट हुई। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह III एंड महमूद गवन। मोहम्मद शाह III लश्करी के राज्य में महमूद गवन सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के रूप में सामने आए। महमूद गवन पर्शियन ओरिजिन का एक हाईली एजुकेटेड और कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर था। वो मोहम्मद शाह III का प्राइम मिनिस्टर और वजीर बना और प्रैक्टिकली किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट है राइज ऑफ महमूद गवन। महमूद गवन अपनी इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी और मिलिट्री स्किल्स की वजह से क्विकली पावरफुल बना। उसने बहामनी किंगडम की इंटरनल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। उसका एम था कि पावरफुल नोबल्स के पर्सनल पावर को कंट्रोल करके सुल्तान की सेंट्रल अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। नेक्स्ट है कंक्वेस्ट ऑफ महमूद गवन। महमूद गवन ने बहामनी किंगडम के मिलिट्री एक्सपेंशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसने वेस्टर्न कोस्ट के इम्पॉर्टेंट एरियाज पर बहामनी कंट्रोल मजबूत किया और गोवा पर भी कैंपेन किया। उसकी मिलिट्री एक्टिविटीज़ की वजह से बहामनी किंगडम का टेरिटरी और ट्रेड इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ। उसने किंगडम की बाउंड्रीज को सिक्योर करने और नेबरिंग पावर्स को कंट्रोल में रखने की कोशिश की। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ महमूद गवन। महमूद गवन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहामनी हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसने किंगडम को बेटर कंट्रोल करने के लिए प्रोविंसेस को रीऑर्गेनाइज किया और तरफ्स की सिस्टम को इम्प्रूव किया। गवर्नर की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई ताकि वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ना हो जाए। उसने रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्रूव किया और लैंड मेजरमेंट और प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्शन पर अटेंशन दिया। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम और कंट्रोल दोनों इम्प्रूव हुआ। लास्ट है पैटर्न ऑफ लर्निंग। महमूद गवन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री लीडर ही नहीं थे, बल्कि एजुकेशन और लर्निंग का ग्रेट पैटर्न भी था। उसने बीदर में महमूद गवन मदरसा इस्टेब्लिश किया। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था जहाँ रिलीजन, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, साइंस, लिटरेचर और अदर सब्जेक्ट की एजुकेशन दी जाती थी। इस मदरसा की बिल्डिंग भी बहामनी आर्किटेक्चर का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। महमूद गवन स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स को सपोर्ट करता था और एजुकेशन को सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट मानता था। अब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द बहामनी किंगडम। तो बहामनी किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन मेनली तरफ सिस्टम पर बेस्ड था। किंगडम को बड़े बड़े प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था जिन्हें तरफ कहा जाता था। हर तरफ का हेड एक तरफदार या प्रोविंशियल गवर्नर होता था। उसका काम अपने प्रोविंस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, आर्मी को मैनेज करना और सुल्तान के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना था। शुरू में पावरफुल गवर्नर्स को काफ़ी फ्रीडम थी, जिसकी वजह से वो ग्रेजुअली बहुत पावरफुल होने लगे। महमूद गवन ने एडमिनिस्ट्रेशन को और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए। उसने बहामनी किंगडम को 8 प्रोविंसेस जिसको तरफ कहा जाता है, ठीक है, उसमें रीऑर्गेनाइज किया और गवर्नर की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की। कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स और एरियाज को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया। रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लैंड मेजरमेंट और प्रॉपर टैक्स कलेक्शन पर भी अटेंशन दिया गया। इससे सुल्तान की सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग हुई और पावरफुल नोबल्स को कंट्रोल करना ईजी हुआ। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द बहामनी स्टेट का फर्स्ट पॉइंट है मिनिस्टर। बहामनी किंगडम में मिनिस्टर सुल्तान की गवर्नमेंट को रन करने में हेल्प करता था। सुल्तान किंगडम का मेन रूलर होता था, लेकिन डिफरेंट मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते थे। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर रेवेन्यू कलेक्ट करना, आर्मी मैनेज करना, जस्टिस, फॉरेन रिलेशंस और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। इन मिनिस्टर में सबसे फेमस महमूद गवन थे, जो मोहम्मद शाह III के टाइम पावरफुल वजीर या जिसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है, वो बने, ठीक है। उसने किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया, रेवेन्यू सिस्टम इम्प्रूव किया, प्रोविंसेस और सेंट्रल का ये कंट्रोल स्ट्रॉन्ग किया और मिलिट्री को बेटर मैनेज करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ द स्टेट।
बहामनी किंगडम को एडमिनिस्ट्रेशन इजी बनाने के लिए प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। इन प्रोविंसेस को तरफ कहा जाता था और हर तरफ का हेड तरफदार होता था। ये बताया मैंने आप लोगों को। तरफदार अपने प्रोविंसेस में टैक्स कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आर्मी मैनेज करना और सुल्तान के ऑर्डर्स फॉलो करवाना देखता था। महमूद गवर्न ने एडमिनिस्ट्रेशन को और सिस्टमेटिक बनाया। उसने बहामनी किंगडम को 8 प्रोविंसेस में डिवाइड किया। इसका मेन पर्पस था कि इतने बड़े किंगडम को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके और प्रोविंशियल गवर्नर्स की पावर को कंट्रोल करके सुल्तान की सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग रखी जा सके। अब नेक्स्ट है, तो आर्मी डिवीज़न का मतलब क्या है ये जानते हैं। बहामनी किंगडम की आर्मी को मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्जर्स में डिवाइड किया जा सकता था। कैवलरी जो हॉर्स सोल्जर थे, ठीक है, वो आर्मी का इम्पॉर्टेंट पार्ट थी क्योंकि हॉर्सेस फास्ट मूवमेंट और बैटल्स में यूज़फुल होते थे। इन्फेंट्री जिसको फुट सोल्जर्स कहा जाता था, ग्राउंड पर फाइट करते थे और फोर्ट्स और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ की प्रोटेक्शन में भी काम आते थे। वॉर एलिफेंट्स का भी यूज़ बैटल्स में होता था, स्पेशली एनिमी लाइन्स को डिस्टर्ब करने और हेवी मिलिट्री सपोर्ट्स के लिए। इसके अलावा फोर्ट्स और मिलिट्री गारिसन्स किंगडम की डिफेंस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट था। प्रोविंशियल गवर्नर्स भी अपने एरियाज में सोल्जर्स मेंटेन करते थे। अब नेक्स्ट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मतलब क्या है ये भी जानते हैं। बहामनी किंगडम में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक मेन काम था कि टैक्स स्टेट के लिए टैक्स कलेक्ट करना और गवर्नमेंट की इनकम मैनेज करना था। स्टेट की सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम लैंड रेवेन्यू से आती थी, यानी फार्मर से एग्रीकल्चरल लैंड और क्रॉप्स को बेसिस पर टैक्स लिया जाता था। रेवेन्यू ऑफिसर्स विलेजेस और लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे और कलेक्टेड रेवेन्यू को गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे। महमूद गवर्न ने रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लैंड की मेजरमेंट और प्रॉपर असेसमेंट पर फोकस किया ताकि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा सिस्टमेटिक हो। इससे गवर्नमेंट को आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक वर्क्स चलाने के लिए रेगुलर इनकम मिलती थी। अब नेक्स्ट है सोसाइटी ऑफ द बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम की सोसाइटी मिक्स्ड और डाइवर्स थी। यहाँ मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों कम्युनिटीज़ रहती थी और उनका सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और कल्चर में इम्पॉर्टेंट रोल था। सोसाइटी में सुल्तान, नोबल, सोल्जर, रिलीजियस, स्कॉलर्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, आर्टिशंस और लेबरर जैसे डिफरेंट ग्रुप्स थे। सुल्तान और नोबल सोसाइटी के अपर लेवल पर पावरफुल थे और उनके पास लैंड, वेल्थ और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती थी। फार्मर्स पॉपुलेशन का बड़ा पार्ट था और एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते थे। ट्रेडर्स और आर्टिशन सिटीज़ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे क्योंकि डेक्कन में इंटरनल और ओवरसीज ट्रेड डेवलप हुआ था। पर्शियन कल्चर का कोर्ट पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, वाइल लोकल डेक्कनी ट्रेडिशंस भी कंटिन्यू रहे। इस इंटरैक्शन से एक मिक्स्ड डेक्कनी कल्चर डेवलप हुआ जो लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में दिखता है। एजुकेशन और रिलीजियस लर्निंग को भी इम्पोर्टेंट दी जाती थी, स्पेशली मदरसाज और स्कॉलर्स के थ्रू। अब नेक्स्ट है किंगडम। बहामनी किंगडम की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। बहामनी किंगडम की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर, ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट्स और लैंड रेवेन्यू पर डिपेंड रहती थी। एग्रीकल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी और फार्मर्स राइस, व्हीट, कॉटन, पल्सेस और अदर क्रॉप्स ग्रो करते थे। रिवर और इरिगेशन फैसिलिटीज़ की हेल्प से फर्टाइल एरियाज़ में फार्मिंग होती थी। गवर्नमेंट की मेजर इनकम लैंड रेवेन्यू से आती थी। वो लोग टैक्स लेते थे, ठीक है, जो एग्रीकल्चर करते थे फार्मर्स लोग, उनसे ये लोग टैक्स लेते थे। तो इनका जो मेजर इनकम था वो एग्रीकल्चर टैक्स से आता था, ठीक है। ट्रेड भी बहामनी इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पार्ट थी। डेक्कन की लोकेशन की वजह से किंगडम का कनेक्शन अरेबियन सी के पोर्ट्स और डिफरेंट रीजन्स के साथ था। हॉर्सेस, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स और अदर गुड्स का ट्रेड होता था। अरेबियन और पर्शियन ट्रेडर्स भी डेक्कन के मार्केट्स में आते थे। बीदर और गुलबर्गा जैसे सिटीज़ इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल और पॉलिटिकल सेंटर्स थे। हैंडीक्राफ्ट भी इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे। वेविंग, मेटल वर्क, पॉटरी और अदर क्राफ्ट से आर्टिसंस अर्न करते थे। किंगडम को कस्टम ड्यूटीज़, मार्केट्स, टैक्सेस और अदर टैक्सेस से भी इनकम मिलती थी। महमूद गवर्न के रिफॉर्म्स ने रेवेन्यू कलेक्शन को मोर ऑर्गेनाइज बनाने की कोशिश की है। अब हमारा नेक्स्ट है रिलीजन एंड कल्चर ऑफ द बहामनी किंगडम।
बहामनी किंगडम में इस्लाम स्टेट रिलीजन था। ठीक है, पहले रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो बहामनी किंगडम में इस्लाम स्टेट रिलीजन था क्योंकि बहामनी रूलर मुस्लिम रूलर्स थे। कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन में पर्शियन कल्चरल इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग था। साथ ही किंगडम में लार्ज नंबर में हिंदू पॉपुलेशन भी रहती थी। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ अपने अपने रिलीजन प्रैक्टिसेस फॉलो करती थी। सूफी सेंट्स और इस्लामिक स्कॉलर्स का भी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था। कुछ रूलर्स ने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और स्कॉलर्स को सपोर्ट दिया, वाइल लोकल हिंदू ट्रेडिशंस भी डेक्कन सोसाइटी में कंटिन्यू रही। इस इंटरैक्शन की वजह से डेक्कन में डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस एक दूसरे से कांटेक्ट में आई। अब कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। बहामनी पीरियड में पर्शियन, इस्लामिक और लोकल डेक्कन ट्रेडिशंस की मिक्सिंग से एक यूनिक डेक्कनी कल्चर डेवलप हुआ। आर्किटेक्चर में इसका क्लियर इफेक्ट दिखता है। गुलबर्गा और बीदर में मॉस्क्यूज, टॉम फोर्ट और अदर बिल्डिंग्स बनाए गए जिसमें पर्शियन इस्लामिक डिज़ाइंस के साथ लोकल इंडियन आर्किटेक्चरल एलिमेंट भी यूज़ हुए। लिटरेचर एंड एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस मिली। पर्शियन स्कॉलर्स और राइटर्स को रॉयल कोर्ट से सपोर्ट मिलता था। महमूद गवन एजुकेशन का फेमस पैटर्न थे और उसने बीदर में महमूद गवन मदरसा इस्टेब्लिश किया जो लर्निंग का इम्पोर्टेंट सेंटर था। अब है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम के टाइम आर्ट और आर्किटेक्चर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इस आर्किटेक्चर में पर्शियन, इस्लामिक और लोकल डेक्कन या इंडियन स्टाइल का मिक्स देखने को मिलता है। बहामनी रूलर्स ने मॉस्क्यूज, टॉम फोर्ट और मदरसास बनवाए। इन बिल्डिंग्स में डोम्स, आर्क्स, माइनरेट्स, कैलीग्राफी, डेकोरेटिव टाइल वर्क और स्ट्रॉन्ग स्टोन वॉल्स का यूज़ होता था। गुलबर्गा और बीदर बहामनी आर्किटेक्चर के मेन सेंटर्स थे। फर्स्ट पॉइंट है मॉस्क्यूज। बहामनी रूलर्स ने रिलीजियस पर्पस के लिए कई मॉस्क्यूज बनवाई। यहाँ पे गुलबर्गा जामा मस्जिद इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें लार्ज प्रेयर हॉल, आर्क्स और डोम रूफ का यूज़ हुआ। उसकी आर्किटेक्चर में पर्शियन इस्लामिक इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखता है। सेकेंड है टॉम्स। बहामनी रूलर्स और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की मेमोरी में टॉम्स बनाए गए। इन टॉम्स में जनरली डोम्स, आर्क्स और डेकोरेटिव डिज़ाइन यूज़ किया जाता था। गुलबर्गा के बहामनी टॉम्स इस पीरियड के आर्किटेक्चर के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। थर्ड में है फोर्ट्स। फोर्ट्स बहामनी किंगडम की डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। गुलबर्गा फोर्ट और बीदर फोर्ट फेमस एग्जाम्पल है। इनमें थिक वॉल्स, स्ट्रॉन्ग गेटवेज, बेस्टियंस और डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स बनाए गए। फोर्ट्स का यूज़ एनिमीज से प्रोटेक्शन और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को सिक्योर करने के लिए होता था। फोर्थ में है मदरसाज। मदरसाज एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट सेंटर थे। यहाँ रिलीजियस स्टडीज़ के साथ लिटरेचर, फिलोसफी, मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट की एजुकेशन भी दी जाती थी। महमूद गवन मदरसा एट बीदर बहामनी पीरियड का सबसे फेमस एजुकेशनल बिल्डिंग है। महमूद गवन ने इसे इस्टेब्लिश किया था। इस बिल्डिंग में ब्यूटीफुल टाइल वर्क, आर्क्स, लार्ज कोर्टयार्ड और पर्शियन स्टाइल डेकोरेशन देखने को मिलती थी। अब नेक्स्ट है हमारा फॉल ऑफ द बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम ग्रेजुअली 15th सेंचुरी के एंड और 16th सेंचुरी के बिगिनिंग में वीक होने लगे। स्टार्टिंग में ये डेक्कन का एक पावरफुल किंगडम था, लेकिन बाद में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वीक रूलर्स, नॉबल्स की राइवलरी और प्रोविंशियल गवर्नर्स की इंक्रीजिंग पावर की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो गई। महमूद गवन की डेथ ने भी किंगडम को सीरियसली अफेक्ट किया। आखिर में बहामनी किंगडम का सेंट्रल कंट्रोल इतना वीक हो गया कि डिफरेंट प्रोविंसेस के पावरफुल गवर्नर्स ने प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट स्टेट्स इस्टेब्लिश कर लिया। फाइनली बहामनी किंगडम 5 डेक्कन सल्तनत्स में ब्रेकअप हो गया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर एंड बेरर। ठीक है, अब क्या क्या रीज़न था बहामनी किंगडम का फॉल होने का? वीक सक्सेसर। स्ट्रॉन्ग रूलर्स के बाद कुछ रूलर्स वीक थे और किंगडम को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाए। इससे नॉबल्स और गवर्नर्स पावरफुल होते गए। सेकेंड, नॉबल्स की राइवलरी। कोर्ट में डिफरेंट ग्रुप्स के नॉबल्स के बीच पावर और पोजीशन के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। इस रिवॉल्वरी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वीक कर दिया। थर्ड में प्रोविंशियल गवर्नर्स की इंक्रीजिंग पावर। तरफदार्स और प्रोविंशियल गवर्नर्स अपने प्रोविंसेस में बहुत पावरफुल हो गए। धीरे धीरे उन्होंने सेंट्रल सुल्तान की अथॉरिटी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। महमूद गवन एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थे जो सेंट्रल अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग
रख रहे थे। 1481 में उसकी एग्जीक्यूशन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बड़ा सेटबैक मिला। फिफ्थ में किंगडम के डिफरेंट पार्ट्स में रेबेलियंस और पॉलिटिकल स्ट्रगल बढ़ने लगे। सुल्तान के लिए हर एरिया पर कंट्रोल मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो गया। कंटिन्यूस वॉर और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्टेट रिसोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बढ़ा। रेवेन्यू और मिलिट्री मैनेजमेंट भी डिफ़िकल्ट होता गया। बहामनी रूलर्स का विजयनगर एम्पायर और अदर नेबरिंग पावर के साथ फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट होता था। लॉन्ग टर्म वॉर्स ने किंगडम की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया। जब सेंट्रल अथॉरिटी बहुत वीक हो गई, पावरफुल गवर्नर्स ने अपने अपने रीजन्स में इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लिए। इवेंचुअली बहामनी स्टेट अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर और बेरर जैसे 5 डेक्कन स्टेट्स में सुल्तानत्स में डिवाइड हो गई। अब नेक्स्ट है सक्सेसर स्टेट ऑफ द बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम के वीक होने के बाद डेक्कन में 5 इंडिपेंडेंट ये सुल्तानत डेवलप हुए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। इन स्टेट्स ने अपने अपने एरियाज में इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया और आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, ट्रेड और कल्चर को प्रमोट किया। इन्हें कलेक्टिवली डेक्कन सल्तनत कहा जाता है। फर्स्ट है अहमदनगर। अहमदनगर का कंट्रीब्यूशन, अहमदनगर पहले पढ़ते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है। अहमदनगर सल्तनत को निज़ाम शाही डायनेस्टी ने रूल किया। इस स्टेट का जो फाउंडर है वो मलिक अहमद निज़ाम शाह वन थे, जिसने 1490 में अहमदनगर को इस्टेब्लिश किया। अहमदनगर ने डेक्कन पॉलिटिक्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और बीजापुर, बेरर और मुग़ल एम्पायर के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स रखा, ठीक है रहे। यहाँ एग्रीकल्चर, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट डेवलप हुए। अहमदनगर की कल्चर में पर्शियन और लोकल डेक्कन ट्रेडिशंस का मिक्स था। चंद बीबी इस स्टेट की फेमस पर्सनालिटी थी जो अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री एबिलिटी के लिए फेमस हुई। नेक्स्ट है बेरर का कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। बेरर सल्तनत को इमाद शाही डायनेस्टी ने रूल किया। इसके फाउंडर फतहुल्ला इमाद उल मुल्क था। बेरर का एरिया फर्टाइल था, इसीलिए एग्रीकल्चर और कॉटन प्रोडक्शन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे। बेरर ने नेबरिंग डेक्कन सल्तनत के साथ ट्रेड और पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन किया। बाद में बेरर ग्रेजुअली अहमदनगर के इन्फ्लुएंस में आ गया। नेक्स्ट है बीजापुर। बीजापुर स्टेट को आदिल शाही स्टेट ने रूल किया। इसके फाउंडर यूसुफ आदिल शाह थे। बीजापुर डेक्कन का एक पावरफुल कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर बना। यहाँ ट्रेड, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक और आर्किटेक्चर को काफ़ी सपोर्ट मिला। बीजापुर रूलर्स ने डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस को इनकरेज किया, जिसकी वजह से एक रिच डेक्कनी कल्चर डेवलप हुआ। अब बीजापुर का कंट्रीब्यूशन का फर्स्ट पॉइंट है आर्किटेक्चर। बीजापुर अपनी मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर के लिए स्पेशली फेमस है। यहाँ गोल गुंबज सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है जो मोहम्मद आदिल शाह के राज्य में बनाया गया था, ठीक है। जब तक वो राज किए तभी उस टाइम पे ये बना, ठीक है। इसके ह्यूज डोम, आर्क्स और इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर की वजह से ये डेक्कन आर्किटेक्चर का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इब्राहिम रोज़ा भी बीजापुर की ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर का फेमस एग्जाम्पल है। अब कैनन। बीजापुर में कैनन के मिलिट्री यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। मलिकी मैदान एक फेमस लार्ज कैनन है जो बीजापुर की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और आर्टिलरी पावर को शो करते हैं। डेक्कन सल्तनत में गन पाउडर और आर्टिलरी का यूज़ ग्रेजुअली इम्पॉर्टेंट होता गया। बीजापुर का लिटरेचर एंड कल्चर पढ़ते हैं। अब तो बीजापुर में लिटरेचर, म्यूज़िक, पोइट्री और एजुकेशन के पैटर्न्स थे। पर्शिया के साथ डेक्कनी लैंग्वेज को भी डेवलपमेंट मिला। इब्राहिम आदिल शाह टू स्पेशली म्यूज़िक और कल्चर का ग्रेट पैटर्न थे। उसकी फेमस वर्क किताबी नवरस म्यूजिक और इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस के इन्फ्लुएंस को शो करती है। इस पीरियड में हिंदू और मुस्लिम कल्चरल ट्रेडिशंस के इंटरैक्शन से डेक्कनी कल्चर और ज़्यादा अमीर हुआ। नेक्स्ट है सदर्न पेंटिंग्स और यह डेक्कनी पेंटिंग। डेक्कन सल्तनत के पीरियड में एक डिस्टिंक्टिव डेक्कनी पेंटिंग स्टाइल डेवलप हुई। इस पेंटिंग में ब्राइट कलर्स, रॉयल पोर्ट्रेट्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, डेकोरेटिव बैकग्राउंड्स और पर्शियन एज वेल एज इंडियन इन्फ्लुएंस मिलते हैं। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे। सदर्न या डेक्कनी पेंटिंग में
रूलर्स, म्यूजिशियंस, कोर्ट सीन्स और नेचर को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया जाता था। नेक्स्ट है गोलकोंडा, जिसका कंट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो गोलकोंडा सुल्तानत को कुतुब शाही डायनेस्टी ने रूल किया। इसके फाउंडर सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क थे। ठीक है, गोलकोंडा का कैपिटल पहले गोलकोंडा फोर्ट एरिया में था और लेटर हैदराबाद इंपॉर्टेंट सेंटर बना। गोलकोंडा अपने डायमंड, टेक्सटाइल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फेमस था। पर्शियन, तेलुगु और डेक्कनी ये कल्चरल ट्रेडिशंस के इंटरैक्शन से यहाँ यूनिक कल्चर डेवलप हुए। नेक्स्ट, अब इसका कंट्रीब्यूशन का फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमी ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। डायमंड माइनिंग एंड ट्रेड इसकी सबसे फेमस इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। इसके अलावा कॉटन, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट और ओवरसीज ट्रेड भी इम्पोर्टेंट थे। गोलकोंडा के पोर्ट्स के थ्रू अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ट्रेड नेटवर्क से कनेक्शन था। फॉरेन मर्चेंट भी यहाँ ट्रेड के लिए आते थे। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा में सुल्तान सेंट्रल रूलर होता था और उसके अंदर डिफरेंट ऑफिशियल्स एंड गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करते थे। रेवेन्यू कलेक्शन मेनली एग्रीकल्चर और ट्रेड से होता था। इम्पोर्टेंट पोर्ट्स और टाउन्स को एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सेंटर्स के रूप में यूज किया जाता था। कुतुब शाही रूलर्स ने लोकल तेलुगु सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी गवर्नेंस में प्लेस दिया, जिसकी वजह से पर्शियन, इस्लामिक और लोकल ट्रेडिशंस को इंटरैक्शन हुआ। नेक्स्ट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा आर्किटेक्चर में इस्लामिक, पर्शियन और लोकल डेक्कन स्टाइल का मिक्स मिलता है। गोलकोंडा फोर्ट इसका मेजर एग्जाम्पल है। लेटर, चारमीनार और हैदराबाद के अदर मॉन्यूमेंट्स कुतुब शाही आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्डिंग्स में आर्क्स, डोम्स, माइनरेट्स, डेकोरेटिव डिजाइन्स और स्टोन वर्क का यूज होता है। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल स्कल्पचर। गोलकोंडा और अदर डेक्कन स्टेट्स में आर्किटेक्चर के साथ डेकोरेटिव स्कल्पचर एंड स्टोन वर्क भी डेवलप हुआ। बिल्डिंग्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए फ्लोर पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स, कर्व्ड स्टोन्स वर्क, स्टुको डेकोरेशन और कैलीग्राफी का यूज किया जाता था। इसमें लोकल इंडियन क्राफ्टमैनशिप और पर्शियन इस्लामिक डिजाइन्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बीदर। बीदर सुल्तानत बहामनी किंगडम के ब्रेकअप के बाद बनी 5 डेक्कन सल्तनत में से एक थी। ठीक है, इसको बारिदशाही डायनेस्टी ने रूल किया। बीदर पहले ही बहामनी किंगडम की कैपिटल रह चुका था, इसीलिए यहाँ पॉलिटिकल, एजुकेशनल और कल्चरल इंपॉर्टेंस पहले से थी। बीदर में पर्शियन और डेक्कनी कल्चर का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है। बीदर अपनी आर्किटेक्चर, मेटल वर्क, एजुकेशन और हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था। यहाँ बिदरी वेयर का डेवलपमेंट हुआ, जो ब्लैक मेटल सरफेस पर सिल्वर इनले वर्क के लिए फेमस है। बीदर फोर्ट और अदर मॉन्यूमेंट्स इस रीजन के आर्किटेक्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है बंगाल, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।